कंजूस बेटे का गरीब माँ बाप पर अत्याचार। जगलाल और वसुधा का इकलौता बेटा था रवि, जिसे उस दंपत्ति ने बड़े ही नाजों से पाल पोस कर बड़ा किया था। क्या बात है भाग्यवान, हाँ आज तुम्हारा चेहरा इतना चहक क्यों रहा है? पूरे 5 बरस बाद आज मेरा बेटा विदेश से लौट कर जो आ रहा है। उसी पल एक लंबी चौड़ी गाड़ी उनके घर की चौखट पर आकर रुकती है। लगता है रवि आ गया। दीनू भैया जल्दी से आरती की थाल लेकर बाहर आइए। जी भाजाई अब ही लावत है। एक लंबे अरसे बाद रवि को देखकर वसुधा की आंखों से खुशी के झरने फूट पड़ते हैं और जगलाल कहता है, अरे रे भगवान, तब से एक टक निहारे जा रही हो, बस भी करो। मुद्दतों बाद देख रही हूँ अपने लाल की सूरत। इसकी छवि मेरी आंखों में समा रही है। उम्र भर भी निहारती रही तो भी मेरी आंखें नहीं दुखेंगी। आपकी आंखें भले ना दुखें, मेरे पांव तो दुख रहे हैं। अगर ये फैमिली ड्रामा खत्म हो गया हो तो अंदर चलें। रवि की रूखी बोली जगलाल के मन में कई बड़े सवाल खड़े कर देती है। कौन सी गहरी चिंता में डूबे हुए हैं? याद है ना, कल हमारे रवि का 25वां जन्मदिन है। हमने तय किया था कि उपहार में हम रवि को ये सारा घर बार जमीन जायदाद सौंप देंगे। रवि का बदला आचरण देखकर मुझे ऐसा लगा जैसे ये वो रवि रहा ही नहीं जिसको हमने 5 बरस पहले यहाँ से विदेश पढ़ने को भेजा था। दरवाजे पर खड़ा रवि उनकी बातें सुनकर खुद से कहता है, कहीं माँ बाबूजी के सामने मेरा भांडा तो नहीं फूट गया कि मैं विदेश पढ़ने नहीं बल्कि मौज मस्ती करने गया था। अगली शाम जन्मदिन के अवसर पर सभी लोग उनकी खुशियों में शरीक होने आते हैं, जहाँ रवि के माँ पापा कहते हैं, रवि ये ले तेरे माँ बाबूजी की ओर से जन्मदिन का तोहफा। बेटा आज से हमारी सारी जमीन जायदाद, रुपया पैसा, फंड सब कुछ हमने तेरे नाम कर दिया। वसुधा और जगलाल को रवि के हाथों सब कुछ सौंप अभी एक रात ही गुजरी थी, जिसके साथ रवि के तेवर एकदम बदल जाते हैं। अगले दिन, अरे भौजाई भाजी तरकारी नहीं है, पैसे दे देते तो जाकर बाजार से मोल ले आते। दीनू भैया आज से इस घर का नया मालिक हमारा बेटा रवि है। उसी पल रवि अमीरी का रुतबा झाड़ते हुए सोफे पर पैर पसारे बैठ जाता है। अरे रवि बेटा भाजी तरकारी का दाम दे दो। पहली दफा में रवि दीनू की बात को नजरअंदाज कर देता है, मगर दूसरी दफा बात को दोहराता देख रवि गुस्से से उसे झड़पते हुए कहता है, 2 कौड़ी के नौकर पिछले 5 मिनट से मेरे सिर पर चढ़े बैठा है। मैंने कहा तुम सभी का बीड़ा उठा रखा है जो नोट खर्च करूं? हाँ? बेटे का कट्टर रुझान देखकर जगलाल और वसुधा की आस टूटकर चूर होती दिखाई पड़ रही थी। रवि बेटा ये क्या लहजा है बड़ों से बात करने का? उन्होंने सिर्फ पैसे ही तो मांगे थे। अरे पैसे क्या पेड़ पर उगते हैं जो मैं बेफजूल खर्च करूं? क्यों रवि, ये पैसे तुझे पेट से बढ़कर हैं? अरे तेरे जीवन में हमारा कोई मोल नहीं। दुनिया में सिर्फ 3 चीजों का मोल है, पैसा, पावर, पोजीशन। तुम गरीब अब मेरे किसी काम के नहीं। कंजूस बेटा अपने गरीब माँ बाप के आगे अमीरी का रौब झाड़कर घूमने चल देता है, जिसे देख वसुधा स्तब्ध रह जाती है। बिना अपने बारे में सोचे जिस बेटे पर सब कुछ न्योछावर कर दिया, आज उसकी बोली से इतने बेबस बेसहाय महसूस हो रहा है। ये कलयुग का दौर है वसुधा, ये कोई शमन कुंवार नहीं जो गरीब बूढ़े माँ बाप का भार उठाना चाहता है। जहाँ एक और रवि माँ बाप के पैसे को मौज मस्ती में उड़ा रहा था, वहीं दूसरी तरफ गरीब माँ बाप रोटी को तरस रहे थे। कुछ घंटों बाद, अजी आधी रात हो गई है मगर अभी तक रवि घर नहीं लौटा है। वसुधा अभी भी तुम्हें भूख से ज्यादा उस कंजूस बेटे की पड़ी है जो हमारे ही दिए पैसे में से एक वक्त की सब्जी का दाम नहीं दे सका। पूत कपूत भले हो जाए मगर माता कुमाता नहीं होती। अचानक नशे में धुत रवि घर लौट कर आता है। रवि तूने शराब पी है? ये सुनकर कंजूस बेटा कसाई का रूप धरकर वसुधा को दूर झटकते हुए उस पे चीख पड़ता है, तेरी ये औकात घर के मालिक से सवाल पूछती है? वसुधा के सर से खून का बहाव देख जगलाल घबराते हुए कहता है, अरे किसने कहा था तुम्हें उस पियक्कड़ के मुंह लगने को? रुपए और रुतबे में रिश्ते नाते भूल बैठा है वो। अगली सुबह, बेटा जल्दी से मुझे 1000 रुपए दे दे। कल रात नशे में तेरे हाथों तेरी माँ के सिर पर गहरी चोट आई है। अगर सही तौर से इलाज नहीं हुआ तो चोट गहरी जख्म बन जाएगी बेटा। बढ़ा दिया खर्चा?
अरे किसने कहा था तुम्हारी धर्मपत्नी को मुझे भाषण देने को? हाँ, मेरे पल्ले एक फूटी कौड़ी नहीं। आजकल गरीबों के लिए सैकड़ों खैराती अस्पताल हैं, वहां जाकर इलाज करवाओ। गुजरते वक्त के साथ रवि की कंजूसियां और ज्यादा बढ़ रही थी। एक दिन, ऐ सुनो बुढ़ऊ, मैं कोई टाटा बिरला नहीं। हाँ, मेरे पास इतने पैसे बचे हैं कि मैं इस घर में नौकर रखकर पगार दूं। आज से इस घर का कामकाज मेरे पूजनीय माँ बाप निपटाएंगे। रवि अपनी कंजूसी के चलते दीनू को घर से निकाल बाहर कर देता है। मेरे पूजनीय पिताजी, जल्दी से यहाँ आओ। क्या बात है बेटा, तूने मुझे पुकारा? जरा जल्दी से मेरे जूते पॉलिश कर दो। गरीब बाप चुप्पी साध कर जमीन पर बैठकर बेटे के जूते पॉलिश करने लगता है। तभी वहां वसुधा आकर कहती है, अरे ये क्या, जिस पिता के पाँव छूने चाहिए तुझे, उनसे तू जूते पॉलिश करा रहा है? मैंने तुम्हें मुफ्त की रोटी तोड़ने के लिए घर में नहीं रखा है। मोची के यहाँ जूता पॉलिश की कीमत 50 रुपए हो गई है। फोकट के पैसे बहने से क्या फायदा, जब घर में ही मोची और मजदूर दोनों मुफ्त में मिल जाए। हाँ, ऐसे ही कुछ दिन और बीत जाते हैं। एक दिन की बात है, रवि के दो दोस्त घर आकर कहते हैं, अरे रवि, ये फटेहाल गरीब कौन है? अरे कुछ ऐसा समझ ले, ये दोनों यहाँ बंधुआ मजदूरी करते हैं। चिल यार, नौकर हैं दोनों। बेटे के मुंह से ये सुनकर उस बाप का सर जैसे जमीन में गड़ने को हो रहा था। रवि अपने दोस्तों के साथ पार्टी में मशरूफ था। वहीं गरीब माँ बाप एक कोने में पड़े सिसक रहे थे। कितनी आस लगाई थी हमने इस पर, मगर आज हम माँ बाप बेटे पर बोझ बन गए हैं। अब शायद हमारा दाना पानी इस घर से उठ चुका है। जैसे ही दोनों घर से जाने लगते हैं, अचानक रवि जमीन पर गिरता है, जिसे देख उसके दोस्त अपना पल्ला छुड़ाकर भाग जाते हैं। वसुधा रोते हुए कहती है, रवि, हे भगवान, मेरे लाल को क्या हो गया? रवि, उठ जा बेटा। दोनों फौरन उसे अस्पताल ले जाते हैं, जहां जांच पड़ताल करके डॉक्टर कहता है, अत्यधिक शराब के सेवन की वजह से आपके बेटे की दोनों किडनी जवाब दे चुकी हैं। फौरन ऑपरेशन करना होगा। ऑपरेशन के बाद ओबी नेगेटिव ब्लड भी चाहिए। मेरा खून ओबी नेगेटिव है। मेरे खून का एक एक कतरा ले लीजिए, मगर मेरे बेटे की जान बचा लीजिए। थोड़ी ही देर में ऑपरेशन शुरू होता है और तकरीबन 24 घंटों बाद रवि होश में आता है। डॉक्टर, मुझे क्या हुआ था? शराब आपकी किडनी की खातिर तेजाब बन चुकी थी भाई साहब, समझे? जब आप यहाँ आए थे तो आपकी कहानी लगभग खत्म हो चुकी थी, मगर आपके पिता ने अपनी किडनी और आपकी माँ ने अपना खून देकर आपकी जान को बचाया है। आप बहुत धनी हैं जो आपके पास ऐसे माता पिता हैं। ये सुन रवि आंसू बहाते हुए बिस्तर से उठकर अपने पिता के पास और माता के पास जाता है और वहां आकर कहता है, माँ, बाबूजी, मेरे अपराधों की कोई माफी नहीं। मैंने दोनों पर कहर ढाने में कोई असर नहीं छोड़ी, मगर आप दोनों के दिए इस नए जीवन से मैं किसी भूल को नहीं दोहराऊंगा। इस तरह रवि का पैसे का घमंड माँ बाप के त्याग और प्यार के आगे फीका पड़ जाता है, जिसके बाद वो अपनी भूल को सुधार कर बेटे होने का फर्ज बखूबी अदा करता है। बच्चों के साथ गेम खेलने वाली चुड़ैल। शाम के समय बच्चे मैदान में बेहद डरावनी चुड़ैल के साथ छुपन छुपाई खेल रहे थे, जहां चुड़ैल की आंखों पर पट्टी बंधी थी और वो बच्चों को पकड़ रही थी। अरे आंटी, मैं यहाँ हूँ, पकड़ो मुझे। अभी पकड़ती हूँ, बचकर कहाँ जाओगे? अच्छा तो पकड़ो ना आंटी, मैं इधर हूँ। ये क्या, इतने सारे बच्चे खुशी से एक डरावनी चुड़ैल के साथ कैसे खेल सकते थे? आइए जानने के लिए कहानी में कुछ समय पीछे चलते हैं। वीरपुर नामक गांव में सब बड़े ही खुशी से रह रहे थे। एक दिन कांता का बेटा अमित बाहर अपने बाकी दोस्तों के साथ खाली जगह पर पिट्ठूग्राम खेल खेल रहा था। ये सब तुम कैसे कर रहे हो? सही से खेलो ना, सारे पिट्ठू वापस लगाओ, फाउल है। अरे तू भी ना अमित, कैसी बातें कर रहा है? हम जीत रहे थे और तू फाउल फाउल कर रहा है। अरे लड़ो मत, हम दोबारा से गेम स्टार्ट करते हैं। हाँ, ये आइडिया अच्छा है, और इस बार नो चीटिंग। चारों बच्चे फिर से पिट्ठूग्राम का खेल खेलने लगते हैं कि तभी माही आकर रखे हुए पत्थरों पर तेजी से बॉल मारती है, जिसके बाद पंकज और अमित दोबारा से सारे पिट्ठू लगाने लगते हैं और रूही कहती है, अरे ये किसने मारा? मैंने तो गेम खेला ही नहीं। मैंने मारा है। तुम लोग अकेले अकेले खेल रहे थे ना, मुझे तो बुलाया ही नहीं, तो मैंने आते ही अपनी बाजी ले ली। ओ माही की बच्ची, थोड़ा कम, अगर खेलना है ना टाइम से आ जाया कर। टाइम से ही आई हूँ, तुम लोग तो पढ़ते नहीं हो, मैं ट्यूशन पढ़कर आई हूँ अपना, ओके? हाँ हाँ, सिर्फ तू ही पढ़ाकू है, हम तो पढ़ते ही नहीं है। हम तो बस 24 घंटे ही गिल्ली डंडा और पिट्ठूग्राम खेलते हैं।
देखा, सच्चाई आ गई ना बाहर। अरे बस भी करो, अब सब आ गए ना, तो चलो ध्यान से खेलते हैं। ये बोलकर बच्चे फिर से खेलना शुरू करते हैं। इतने में तेज आंधी के साथ एक डरावनी चुड़ैल आती है, जिसके हाथ में बच्चों के लिए चॉकलेट्स और टॉफियां होती हैं। तभी वो बच्चों के पास आकर कहती है, अरे बच्चों, तुम अकेले अकेले गेम खेल रहे हो, मेरे साथ गेम खेलोगे? देखो मेरे पास चॉकलेट्स भी हैं तुम्हारे लिए, क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे? अरे वाह अमित, रूही, माही, इन आंटी के पास तो बहुत सारी चॉकलेट और टॉफी है, हम इनके साथ खेले क्या? हाँ हाँ चलो खेलते हैं, हम इन्हें अपना दोस्त बना लेंगे और फिर ये सारी चीज खा जाएंगे। क्या खुसर फुसर हो रही है? क्या तुम पांचों मुझे अपना दोस्त नहीं बनाओगे? चलो ठीक है, किसी और को सारी चॉकलेट्स दे देती हूँ। अरे नहीं नहीं आंटी, रुकिए, आप हमारे साथ खेल सकती हैं, आ जाइए। शुक्रिया बच्चों। अच्छा चलो, सबसे पहले तुम ये सारी चॉकलेट्स और टॉफी खा लो। चुड़ैल की बात सुनकर बच्चे उसकी दी हुई चॉकलेट्स और टॉफियां खा लेते हैं। और हैरान वाली बात तो ये थी कि बच्चे चुड़ैल से बिल्कुल नहीं डरते हैं। तभी चुड़ैल कहती है, अच्छा तो तुम अपना नाम बताओ और फिर बताओ क्या गेम खेलोगे मेरे साथ? आंटी मैं आपको बताती हूँ, मेरा नाम माही है और ये मेरी फ्रेंड अमित, प्रतीक, पंकज और रूही हैं। अरे वाह, तुम बच्चों के नाम तो बड़े ही सुंदर हैं। आंटी आप हमारे साथ छुपन छुपाई खेलो ना। ठीक है, आज हम छुपन छुपाई खेलेंगे। तो पट्टी कौन बांधेगा? मैं ही बांधू क्या अपनी आंखों पर? हाँ आंटी आप ही करो और आप हमें पकड़ना। ठीक है। ये बोलते ही चुड़ैल इन बच्चों के साथ छुपन छुपाई खेलने लगती है और आंखों पर पट्टी बांधकर बच्चों को पकड़ने की कोशिश करती है। अरे रूही कहाँ है? मुझे पता है, यहाँ है, अभी पकड़ती हूँ। अरे आंटी हम यहाँ हैं, पकड़ो पकड़ो। अरे आंटी मैं तो आपके पीछे हूँ, पकड़ो ना। अभी एक एक को पकड़ूंगी, बचकर कहाँ जाओगे? अपने हाथ आगे करके बच्चों को पकड़ने की वो कोशिश करती है और प्रीति को आउट कर देती है। अरे अरे मैंने पकड़ लिया, ये तो प्रतीक है, प्रतीक आउट हो गया। मैंने कहा था ना, मैं तुम्हें आउट करूंगी पहले। ओह नो, अब मेरी बारी है। इस तरह चुड़ैल बच्चों के साथ खेलती है और प्रतीक आंखों पर पट्टी बांधकर आसपास के लोगों को ढूंढता है। तभी ज्यादा अंधेरा हो जाता है। अपने बेटे को ढूंढते हुए कांता और सुलोचना आती हैं। पता नहीं सारे बच्चे कहाँ जाकर खेलते हैं, आज तो मैं इन्हें सबक सिखा कर ही रहूंगी। सिर्फ आप ही क्यों, आज तो मैं भी प्रतीक को चमकाऊंगी। बिल्कुल भी बच्चे पढ़ते नहीं हैं, बस सुबह से शाम खेलने में बिता देते हैं। ये देखो, कहाँ खाली मैदान में इतनी रात को अकेले खेल रहे हैं, कुछ हो गया हमें तो पता भी नहीं चलेगा। जी कांता बहन, तुम ठीक कहती हो। दोनों माँ बच्चों के पास पहुँच जाती हैं और अपने बेटे का कान पकड़ लेती हैं और चुड़ैल छुप जाती है। ज्यादा खेलने की भी क्या जरूरत है कि टाइम का पता ना चले। कुछ हो गया तो कौन देखेगा तुम्हें? चलो घर चलो रूही और माही, आओ मैं तुम्हें भी घर छोड़ दूं। जी आंटी। इस तरह कांता और सुलोचना बच्चों को वहाँ से ले जाकर घर छोड़ देती है। अगले दिन चुड़ैल सभी बच्चों के घर पहुँचकर उन्हें चॉकलेट दिखाकर बुलाती है। बच्चे फिर से आ जाते हैं और कहती है, आज कौन सी गेम खेले? मैं बताऊं, मुझे ना आपके साथ कबड्डी खेलनी है, मुझे आपके साथ बैट बॉल खेलना है, लेकिन मुझे बैडमिंटन खेलना है आपके साथ, और मुझे फुटबॉल। अरे ठीक है बच्चों, आज तुम जो बोलोगे ना वही गेम खेलेंगे, एक एक करके सबके साथ। ठीक है, तो आओ कबड्डी खेलते हैं पहले। ऐसे ही चुड़ैल बच्चों के साथ कबड्डी खेलती है, जिसमें रूही सामने वाली टीम के पंकज को छूकर अपनी टीम में वापस आ जाती है। फिर कुछ देर बाद वो माही के साथ बैडमिंटन खेलती है। अगले दिन चुड़ैल सभी बच्चों के साथ बैट बॉल खेलती है, तो कभी फुटबॉल, लूडो। देखते ही देखते चुड़ैल की बहुत अच्छी बॉन्डिंग हो जाती है। एक दिन फिर से बच्चे को काफी लेट हो जाता है, तो उनकी माँ खाली मैदान में आकर देखती हैं तो देखकर बिल्कुल हक्की बक्की रह जाती हैं, क्योंकि छोटे बच्चे चुड़ैल के साथ बड़े प्यार से खेल रहे थे। बाप रे बाप, हमारे बच्चे किस चुड़ैल के साथ खेल रही हैं? अरे मैया, ये क्या? कहीं इसने हमारे बच्चों को कुछ कर दिया तो? भागो भागो, जाकर तांत्रिक को बुलाते हैं। तीनों चुड़ैल को झाड़ी में से छुपकर देखने के बाद जाती ही हैं कि चुड़ैल की निगाह उन पर पड़ती है और वो उन्हें पकड़ लेती है। कहाँ जा रही हो? तुम सब देखो, तांत्रिक को बुलाने मत जाओ। तुम अपने बच्चे चाहिए ना, मैं तुम्हें दे दूंगी। मैं बस उनके साथ खेलना चाहती थी। तुम हमारे बच्चों के साथ क्यों खेल रही थी और हम तुम्हारा विश्वास क्यों करें? देखिए, मुझे बच्चे बहुत पसंद है,
इसीलिए मैं उनके साथ खेल रही थी। मैंने उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। मेरा विश्वास कीजिए और आपके बच्चों को गायब किया उसके लिए माफ कीजिए। दरअसल कुछ महीने पहले एक एक्सीडेंट में मैंने अपने और अपने बच्चे की जान गंवा दी। आपके बेटे अमित के बराबर ही था मेरा बेटा। उस दिन मैं उसके साथ पकड़म पकड़ाई खेल रही थी। रणवीर, रणवीर बेटा कहाँ हो? अच्छा तो यहाँ पर हो। आ रही हूँ मैं, तुम्हें अभी आउट करती हूँ। माँ आप मुझे पकड़ नहीं सकती, देखो मैं तो इधर हूँ। रणवीर भागते भागते रोड पर आ जाता है जहाँ एक बड़ा ट्रक आ रहा था। वो देखकर जैसे ही काजल अपने बेटे को बचाने जाती है, इतने में वो ट्रक दोनों को कुचल देता है। मेरी रूह भटक रही थी और बच्चों को देखकर इनके साथ खेलने का मन करता था मेरा। इसलिए जब मैंने आपके बच्चों को देखा तो उनके साथ खेलने लग गई। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। ठीक है, हम तुम्हें एक ही शर्त पर माफ करेंगे कि अब तुम हमारे बच्चों के आसपास दोबारा नहीं दिखोगी। ठीक है, आज के बाद मैं कभी नहीं आऊंगी। बस ये चॉकलेट और टॉफी उन बच्चों को दे देना। ये कहकर चुड़ैल हमेशा के लिए चली जाती है। गरीब वर्सेस अमीर का रोज डे। मादीपुर नाम के गांव में आशा नाम की एक गरीब लड़की फूलों का गुलदस्ता बेचा करती थी और उसका एक ही सपना था कि कोई अमीर लड़का उसे रोज डे पर रोज दे और प्रपोज करे। ऐसे ही एक दिन उसकी दुकान पर एक आलीशान कार रुकती है और उसमें से एक अतुल नाम का एक स्मार्ट सा लड़का बाहर निकलता है और आशा की दुकान पर आकर बोलता है, हेलो मिस, ये बुकलेट और रोज पैक कर दो। आशा अतुल को देखती रह जाती है और सपना देखती है कि वह अतुल के साथ है। उसने एक बहुत अच्छी सी शॉर्ट ड्रेस डाली है जिसमें वह काफी सुंदर लग रही है और अतुल के साथ उसकी कार में बैठकर एक रेस्टोरेंट में जाती है जहां अतुल अपने घुटनों पर बैठकर सभी के सामने उसके हाथों में रोज देता है और बोलता है, आशा, तुम्हारी इस खूबसूरती के सामने ये रोज फीका पड़ गया, पर फिर भी इस नाचिज इंसान के हाथों से ये छोटा सा एक गुलाब एक्सेप्ट कर लो, साथ ही मेरे प्यार को भी। आशा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा और मैं चाहता हूँ कि इस रोज डे पर तुम भी मुझसे वादा करो कि तुम हमेशा मेरे साथ रहोगी। ऑफ कोर्स अतुल, आई लव यू सो मच। इतना बोलकर दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं, जिसके बाद वहाँ पर खड़े सभी लोग जोर जोर से तालियां बजाते हैं। तालियों की आवाज सुनकर आशा का सपना टूट जाता है और वह देखती है कि अतुल उसके सामने ताली बजाकर उससे बोल रहा होता है, हेलो मिस, कहाँ खो गई? अरे मैं कब से आपको कह रहा हूँ मेरा बुकलेट पैक कर दो, साथ में ये रोज भी। मैडम जी, मुझे अपनी गर्लफ्रेंड को आज रोज डे पर ही रोज देना है, कल नहीं। जी जी सर, मैं बस अभी आपका बुके और रोज पैक कर देती हूँ। इतना बोलकर आशा उसका बुके और रोज पैक करने लगती है और खुद से ही बोलती है, क्या आशा, तू हमेशा इन सर को देखकर सपना ही देखती रहेगी या कभी प्रपोज भी करेगी? वैसे ये तो आए दिन यहाँ से कभी बुके तो कभी रोज लेकर जाते हैं और इन्होंने आज बोल भी दिया कि उनकी गर्लफ्रेंड है। अब क्या फायदा इनके बारे में सोचने का। आशा ये सब कुछ सोचते हुए अतुल की बुके पैक कर देती है और अतुल को बुके देते हुए हिम्मत जुटाकर उससे बोलती है, सर ये एक रोज मेरी तरफ से, आज रोज डे है ना? ओह थैंक यू डियर। इतना बोलकर अतुल अपनी कार में बैठ जाता है और वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के कुछ देर बाद आशा का दोस्त अंश वहाँ आता है, जो कि आशा की ही तरह गरीब होता है, पर अंश आशा को बेहद पसंद करता है। लेकिन आशा अतुल को पसंद कर रही होती है, इसलिए अंश कभी भी आशा को अपने दिल की बात नहीं बोल पाता। और हमेशा की तरह अंश जब आशा के पास जाता है तो वह देखता है कि आशा हमेशा की तरह आज भी किसी सोच में डूबी हुई है। ये देख अंश उससे बोलता है, ओह मैडम, फिर से कहाँ खो गई? अतुल सर के ख्यालों में, पता नहीं मैं कभी उनको अपने दिल की बात बोल भी पाऊंगी या नहीं। मेरा तो एक ही सपना है कि मैं उनकी गर्लफ्रेंड बनूं और रोज डे वाले दिन जैसे उस सामने वाले रेस्टोरेंट में एक बॉयफ्रेंड अपनी गर्लफ्रेंड को रोज देकर प्रपोज करता है, उसी तरह से अतुल सर मुझे प्रपोज करे और वहाँ खड़े उसके सभी दोस्त जोर जोर से तालियां बजाएं। हाँ तो फिर जाकर तू अपने दिल की बात बोल क्यों नहीं देती? सामने उनका ऑफिस है, जब वो निकले तब जाकर उनको एक रोज दे देना और हैप्पी रोज डे के साथ प्रपोज भी कर देना। अंश आशा से बात कर ही रहा होता है कि तभी उसकी दुकान पर एक गरीब लड़का आता है और आशा से एक गुलाब लेता है और अपनी गर्लफ्रेंड को बीच सड़क पर सबके सामने रोज देकर प्रपोज करता है। ये देखकर अंश को तो बड़ा ही अच्छा लगता है और वह तालियां बजाता है, परंतु यह नजारा देखकर आशा को अच्छा नहीं लगता
और वो अंश से बोलती है, समझ नहीं आता जो रोड पर प्रपोज करते हैं रोज देते हुए अपनी गर्लफ्रेंड को, इसमें तुझे क्या अच्छा नजर आता है? मैं तो अपनी लाइफ चाहती हूँ। मुझे अच्छा लगता है जब कोई इंसान सबके सामने अपनी गर्लफ्रेंड को अपना बोलता है। अमीरों को क्या है, वो तो एक रेस्टोरेंट पर जाते हैं, प्रपोज करते हैं, रोज देते हैं और अगले दिन भूल जाते हैं। हर रोज डे पर उनकी नई गर्लफ्रेंड उनके साथ होती है। उनका प्यार सच्चा नहीं नजर आता। उनका प्यार सच्चा होता है जो दुनिया के सामने इजहार करता है, बस इसलिए मुझे अच्छा लगता है। वैसे आज तुम्हारे पास अच्छा मौका है। जब मैं तुम्हारी दुकान पर आ रहा था तो मैंने देखा कि तुम्हारे अतुल सर की गर्लफ्रेंड उनसे ब्रेकअप करके चली गई। अब तुम उन्हें अपना सहारा दे सकती हो। क्या सच में? अब तो मैं आज ही जाकर अतुल सर को प्रपोज करूंगी। अच्छा, मैं तैयार होने के लिए घर पर जा रही हूँ और जब तक मैं अपनी दुकान पर वापस नहीं आती तो मेरी दुकान संभाल ले। इतना बोलकर आशा घर जाकर तैयार हो जाती है और एक रोज लेकर अतुल के पास जाती है। अतुल अपनी ऑफिस से निकलकर कार में बैठने जा ही रहा होता है कि आशा आ जाती है और अतुल को रोज देते हुए उससे बोलती है, सर प्लीज आज रोज डे के दिन मेरे इस रोज को लेने से मना मत कीजिएगा। मुझे आपसे कुछ कहना था। मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि मैं आपको बहुत पसंद करती हूँ, बस कभी बोल नहीं पाई। आज रोज डे पर मैंने बड़ी हिम्मत करके आपको अपने दिल की बात बताई है और मैं आपके लिए ही आज इतनी तैयार होकर आई हूँ। पर अतुल आशा का गुलाब फेंक देता है और उससे बोलता है, वैसे तुम सुंदर हो लेकिन मेरे लेवल की नहीं। अरे मुझे गुलाब देने से पहले एक बार देख तो लेती। कहाँ तुम और कहाँ मैं। हर चीज सुंदरता से नहीं होती, कई बार लोग और लेवल भी मैटर रखता है, समझी? अतुल सबके सामने आशा की गरीबी और उसके प्यार का मजाक बनाकर चला जाता है। अतुल की बातें सुनकर आशा टूट जाती है और रोती हुई अपनी दुकान पर जाती है। अंश जब आशा को रोता हुआ देखता है तो वह उससे उसके रोने की वजह पूछता है, जिसके बाद आशा उसको सारी बात बताती है और अंश उससे बोलता है, आशा मैं तुम्हें कब से यही समझाना चाह रहा था। गरीबों का प्यार और अमीरों के प्यार में जमीन आसमान का फर्क होता है। ये अमीर लोग हम गरीब के प्यार को कभी नहीं समझ सकते। आज ये अमीर किसी और के साथ है, अगले साल किसी और के हो जाते हैं। तुम सही बोल रहे थे अंश, आज मुझे सच्चाई का पता चल चुका है और आज जब मेरा ये सपना टूटा है तो मैं तुम्हें बता नहीं सकती कि मुझ पर क्या बीत रही है। आशा की हालत देखकर अंश उसको बीच रोड पर ले जाता है जहां अतुल अपनी न्यू गर्लफ्रेंड के साथ एक रेस्टोरेंट के अंदर होता है, तो वहीं अंश आशा के साथ रोड पर होता है जहां अतुल बढ़िया से तैयारी करके अपनी गर्लफ्रेंड को प्रपोज कर रहा होता है, तो वहीं अंश एक गुलाब का फूल लिए अपने हाथों में शर्माते हुए आशा को प्रपोज करता है। यह देखकर आशा को बहुत अच्छा लगता है और वह अंश और अंश के गुलाब को अपना लेती है। तो वहीं अंदर अतुल की गर्लफ्रेंड अतुल के रोज और उसको रिजेक्ट करके वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद आशा अंश को गले से लगाती है और अपनी इस रोज डे को और भी स्पेशल डे में बदल देती है। अब दोनों हमेशा साथ में रहते हैं और हर साल रोज डे पर अंश चुड़ैल का मैंगो हैंड पंप। कहाँ गए गांव के सभी लोग? कोई भी दिख नहीं रहा है। अगर कोई दिखेगा नहीं तो मेरे हैंडपंप पर आएगा कैसे? और कोई मेरे हैंडपंप से पानी पिएगा नहीं तो मैं सबको मारूंगी कैसे? किसी को तो आना चाहिए। तभी एक औरत हैंडपंप की तरफ आ रही होती है। उसके हाथ में एक छोटा सा मटका होता है जिसे वो हैंडपंप के नीचे धरकर हैंडपंप चलाने लगती है। जैसे वो हैंडपंप चलाती है उसके अंदर से मैंगो जूस निकलने लगता है, जिसे देखकर औरत कहती है, हे भगवान, ये क्या? इस हैंडपंप से तो मैंगो जूस निकल रहा है। भला मैं तो पानी निकाल रही थी। देखते ही देखते वो हैंडपंप एक मैंगो हैंडपंप में चेंज हो जाता है, जिसे देखकर वो औरत कहती है, अरे वाह, क्या चमत्कार है। ऐसा चमत्कार तो मैंने पहले कभी देखा ही नहीं। पानी ना सही, हैंडपंप का मैंगो जूस पी लेती हूँ, इसी से अपनी प्यास बुझा लेती हूँ। ऐसा सोचकर वो अपने मटके में मैंगो जूस भरने लगती है, जिसके बाद वो मटके से मैंगो जूस पीती है और चटकारा लेते हुए कहती है, अरे वाह, क्या बात है। एकदम असली और ताजे आमों के जैसा मैंगो जूस है ये तो। जैसे वो औरत अपनी मटकी को लेकर खड़ी होती है, उसके पीछे उसे एक बहुत भयानक चुड़ैल दिखाई देती है, जिसे देखकर उसके हाथों से मटकी भी नीचे गिर जाती है और वो डरते हुए चुड़ैल से कहती है, चुड़ैल, चुड़ैल, अरे चुड़ैल, तू कहाँ से आ गई? इसका मतलब ये चमत्कार तू दिखा रही थी? तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे हैंडपंप से मेरा मैंगो जूस पीने की? ये हैंडपंप मेरा है और इस हैंडपंप से जो भी मैंगो जूस निकाल कर पीता है मैं उसे मार देती हूँ।
अरे चुड़ैल छोड़ दे, मुझे जाने दे मुझे। अरे मुझे मारकर तुझे मिल भी क्या जाएगा। ये तो तुझे पहले सोचना चाहिए था। क्या तुम्हें नहीं पता, ये एक मैंगो हैंड पंप है। जो भी इस हैंड पंप को चलाता है इसके अंदर से मैंगो जूस बाहर निकल कर आता है, और अगर कोई उस जूस को पी ले तो मैं उसे जान से मार देती हूँ। क्योंकि इस मैंगो जूस पर और इस हैंड पंप पर सिर्फ और सिर्फ मेरा अधिकार है। ऐसा कहकर चुड़ैल उस औरत को वहीं मार देती है, जिसके बाद उसकी आत्मा हैंड पंप के जरिए हैंड पंप के अंदर चली जाती है। बहुत मजा आया, अब लग रहा है कि शरीर में कुछ शक्तियां आई हैं। ऐसा कहकर चुड़ैल भी हैंड पंप के अंदर गायब हो जाती है, जिसके बाद हैंड पंप दोबारा से नॉर्मल हो जाता है। ये कुछ समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक सुरभि नाम की लड़की रहती थी। सुरभि बहुत ही चंचल और समझदार थी। सुरभि बहुत गरीब भी थी। वहीं दूसरी तरफ उसके साथ उसके 2 लाचार बूढ़े माँ बाप भी थे, जिन्हें वो अपनी मेहनत से कमाकर खिलाया करती थी। अरे माँ बाबूजी, आप दोनों ने अभी तक खाना नहीं खाया है? चलो जल्दी से खाना खा लो, उसके बाद आप लोगों को दवाई भी तो खानी है। मेरी बच्ची, तू बहुत ही अच्छी है और तुम्हारी ही बदौलत हम दोनों जिंदा हैं। अगर तुम ना होती तो पता नहीं हमारा क्या होता। हाँ बेटी, तुम बहुत अच्छी हो। भगवान तुम्हें जीवन में हमेशा खुश रखे। सुरभि ये सब सुनकर बहुत खुश होती है और वो अपने माता पिता को खाना खिलाकर उन्हें सुला देती है। रात को सुरभि सोते हुए अचानक से जाग जाती है और उसे प्यास लगने लगती है। अरे घर में तो एक बूंद भी पानी नहीं है, अब क्या करूं? अगर मेरे अलावा माँ या पिताजी को प्यास लगी तो क्या करूंगी? इससे अच्छा है कि मैं पहले ही पानी लाकर रख लूं। ऐसा सोचकर सुरभि हैंडपंप पर पहुंच जाती है, जहां वो हैंडपंप के चारों तरफ रसीले रसीले आम पड़े हुए देखती है। अरे इस हैंडपंप के पास इतने सारे रसीले आम रखे, भला इन आम को यहाँ कौन छोड़कर गया होगा? ऐसा सोचकर सुरभि उन पर ध्यान न देते हुए हैंडपंप से अपने मटके में पानी भरना शुरू कर देती है। तभी एक बूढ़ी औरत अपने सिर पर आम की टोकरी ला रही थी, और जैसे ही वो सुरभि को उस हैंडपंप से पानी भरते हुए देखती है, वो तुरंत सुरभि को दबोच लेती है और एक खंजर निकालकर उसका गला काट देती है। जिसके बाद वो अपनी काली शक्तियों से सुरभि की आत्मा को बाहर निकालती है। तभी सुरभि की आत्मा कहती है, अरे ये तुमने मेरे साथ क्या किया? सिर्फ एक हैंडपंप से पानी भरने के लिए तुमने मुझे मार दिया। बूढ़ी औरत सुरभि की आत्मा के ऊपर ध्यान नहीं देती और अपनी काली शक्तियों से हैंडपंप को मैंगो हैंडपंप बना देती है। कितना अच्छा लग रहा है ये मैंगो हैंडपंप। अब यहाँ पर एक मैंगो हैंडपंप बनेगा। अरे कौन हो तुम और ये सब क्या कर रही हो? क्यों मारा तुमने मुझे? बताती क्यों नहीं हो? बताती हूँ। कुछ समय पहले मैं इस गांव में रहा करती थी और आम बेचकर अपना गुजारा किया करती थी, लेकिन इस गांव वालों ने मेरे ऊपर झूठा इल्जाम लगाकर मुझे गांव से तड़ी पार कर दिया। जिसके बाद मैंने गांव वालों से बदला लेने के लिए काली शक्तियां सीखी। अब मैं इस मैंगो हैंडपंप के द्वारा इस गांव को बर्बाद कर दूंगी और साथ ही साथ तुम्हारा भी इस्तेमाल करूंगी। ऐसा कहकर बूढ़ी औरत अपनी काली शक्तियों का इस्तेमाल करती है और सुरभि की आत्मा को अपने अंदर जोड़ लेती है। जिसके बाद वो एक बहुत भयानक चुड़ैल बन जाती है और हैंडपंप के अंदर चली जाती है। उस दिन के बाद से जब भी हैंडपंप का पानी पीने कोई भी जाता तो रात के समय हैंडपंप एक मैंगो हैंडपंप में बदल जाता। जिसके बाद उसके अंदर से चुड़ैल निकलती और लोगों को मारने लगती। इस बात से गांव वाले बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं और एक दिन वो आपस में बात करने लगते हैं। अरे रात होते ही वो हैंडपंप मैंगो हैंडपंप में बदल जाता है। ना चाहते हुए भी लोग उसकी तरफ आकर्षित होते हैं और उसका मैंगो जूस पी जाते हैं। जिसके बाद चुड़ैल हैंडपंप के अंदर से निकलती है और सबको मार देती है। अरे अब हम लोग क्या करें? हमारे पास कोई उपाय भी तो नहीं है। मेरे पास एक उपाय है, क्यों ना हम अपने गांव में तांत्रिक बाबा को बुलाएं? अब वही चुड़ैल को हैंडपंप से भगा सकते हैं। क्रांति की बात सुनकर सभी लोग उसके साथ मिलकर एक तांत्रिक बाबा के पास जाते हैं। जिसके बाद वो सभी तांत्रिक बाबा को अपने गांव में हो रही परेशानी के बारे में बताते हैं। जिसे सुनकर तांत्रिक बाबा उनकी मदद करने के लिए उनके गांव आ जाते हैं। जैसे ही रात होती है, तांत्रिक बाबा हैंडपंप के पास पहुंचकर उसके ऊपर अपने मंत्रों द्वारा पड़ी हुई भभूति फेंक देते हैं। जिसके बाद उसके अंदर से एक भयानक चुड़ैल निकलकर बाहर आती है। अरे ओ तांत्रिक, क्या तुझे अपनी जान प्यारी नहीं है? चला जा यहाँ से, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। अरे चुड़ैल, गांव वालों को क्यों परेशान कर रही है?
इस गांव को छोड़ दे और यहाँ से चली जा। तुझे क्या लगता है कि तेरी बात में इतनी आसानी से मान लूंगी और इस गांव को ऐसे ही छोड़कर चली जाऊंगी? गलत लगता है तुझे। मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। इसका मतलब तू ऐसे नहीं मानेगी। रुक, मैं तुझे अभी बताता हूँ। तांत्रिक इतना कहकर तुरंत मंत्रों का जाप करने लगता है, जिसके बाद चुड़ैल की शक्तियाँ अपने आप कम पड़ने लगती हैं। तभी तांत्रिक बाबा अपने झोले से एक रुद्राक्ष की माला निकालते हैं और हैंडपंप के ऊपर टांग देते हैं, जिसके बाद हैंडपंप वापस से नॉर्मल हैंडपंप बन जाता है और चुड़ैल अपने आप जलकर भस्म हो जाती है, जिसके अंदर से सुरभि की आत्मा भी निकलने लगती है और वो उसकी आत्मा बाहर निकल जाती है। बाबा, मुझे इस चुड़ैल की गिरफ्त से छुटकारा दिलाने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। ऐसा कहकर सुरभि भी वहाँ से हमेशा के लिए गायब हो जाती है। नारियल पानी बेचने वाली सास बहू की सफलता। सपनों के शहर मुंबई में उगता हुआ सूरज पूरे शहर को आबाद कर रहा था। बाजार के एक ही दुकान पर सैकड़ों लोग की भीड़ जमी हुई थी, जहां रमैया और प्रेरणा नाम की दो सास बहू एक बड़ी सी दुकान में नारियल पानी बेचने का व्यापार कर रही थीं। नारियल पानी, ताजा मीठा नारियल पानी ले लो। अरे काकी, धंधे का समय हो रहा है, जल्दी से मेरे 100 नारियल गिन दो। अरे संवत दे रहे हैं, जरा सब्र का बांध रखो, ग्राहक तो निपटा ले। अरे काकी, अब आपकी तरह मेरा नारियल पानी का भरपूर दुकान तो रहा नहीं। ठेले पटरी वाले दिन भर क्या कमाई कर पाते हैं, ये तो आप बखूबी समझती होंगी। अब आपका तो जमा जमाया कारोबार है। ये ले तेरे 100 नारियल। आज के नारियल लबालब पानी से भरा हुआ है। संवत नारियल को अपने ठेले पर लाद कर फेरी के लिए निकलता है। दूर खड़ा रौनित नाम का शख्स ये सब देख रहा था। जरा एक नारियल पानी देना। ये लो साहब, 20 रुपया हुआ। आपके वेशभूषा और बातचीत को देखकर तो मुझे ये जान पड़ रहा है जैसे आप अच्छे खासे घर से ताल्लुक रखती हैं। फिर आप ये नारियल पानी बेचने का काम क्यों कर रही हैं? बेटा, कोई भी काम अपने आप में छोटा या बड़ा नहीं होता। अगर छोटी है तो सोच। मैं आपकी बात से सहमत हूँ। मैं पिछले 1.5 घंटे से आप दोनों को दूर खड़े देख रहा था और मैंने ये ऑब्जर्व किया कि काफी ज्यादा मांग है आप दोनों सास बहू के नारियल पानी की। यहाँ तक कि ठेले वाले भी आपसे नारियल हैं। आप इतना सस्ता नारियल बेचती हैं तो इस दुकान का भाड़ा, किराया और महीने में क्या बचता है आपको? नारियल पानी की दर घटाकर उनकी बिक्री 4 गुनी होती है, जिसे हमको कोई घाटा नहीं होता। हम आसानी से प्रतिमाह इस नारियल पानी की दुकान से लाखों की कमाई करते हैं। दरअसल मैं एक रिपोर्टर हूँ। क्या मैं आप दोनों सास बहू के नारियल पानी की सफलता की कहानी जान सकता हूँ? इससे गरीब तबके के लोगों को एक बड़ा प्रोत्साहन मिलेगा। अगर ये जानकर किसी भी गरीब का जीवन बदल सकता है तो हम जरूर बताना चाहेंगे। हम सास बहू के नारियल पानी के इस बड़ी सफलता के पीछे कड़ा संघर्ष छिपा हुआ है। पति की मृत्यु के बाद रमैया ने अपने बलबूते पर अपने बेटे विराज को पढ़ाया लिखाया। उसकी जी तोड़ मेहनत ने गहरी छाप छोड़ी और विराज को पढ़ाई पूरी करने के बाद बेहतर नौकरी मिल गई। माँ माँ माँ, ये लो मुंह मीठा करो। ये मिठाई किस खुशी में मेरे लाल, और तू आज इतना चहक क्यों रहा है? माँ, मेरी नौकरी लग गई। अब से आपका बेटा सरकारी मुलाजिम कहलाएगा। नौकरी तो आसानी से मिल गई, अब तेरे खातिर छोकरी भी खोजनी पड़ेगी मुझे। क्या माँ, आपको भी मेरी खिंचाई करने के लिए कुछ और विषय नहीं मिला? सरकार की ओर से विराज को एक बड़ा सा घर, गाड़ी, सबकी सुख सुविधा मिल जाती है। कुछ ही महीनों में रमैया प्रेरणा नाम की एक होनहार लड़की से विराज की शादी कर देती है। तीनों खुशहाल जीवन बिता रहे थे, मगर अल्प दिनों के भीतर मानो उनकी खुशियों को ग्रहण लग गया। एक रोज घर लौटते वक्त विराज की एक सड़क दुर्घटना हो गई। वो बुरी अवस्था में घायल पड़ा रहा। कुछ लोगों की सहायता से वो अस्पताल पहुंचाया गया। रोते बिलखते माँ और बीवी भी अस्पताल आई। डॉक्टर, कहाँ है मेरे पति? वो ठीक तो हो जाएंगे ना? देखिए, इनकी हालत बहुत क्रिटिकल है, इंजरीज काफी हैं, इमीडिएटली ऑपरेशन कराना होगा। 20 लाख रुपए काउंटर पर जमा करा दीजिए। डॉक्टर, आप पैसे की चिंता मत कीजिए। दोनों सास बहू पैसे का बंदोबस्त करके अस्पताल में जमा कराती हैं। थोड़ी देर बाद, डॉक्टर, मेरा बेटा कैसा है? कुछ कहते क्यों नहीं? आई एम सॉरी, हम उन्हें बचा नहीं सके। इस कदर दोनों सास बहू पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। 10 दिन बाद, माँ जी, अब अन्न का एक दाना भी नहीं बचा।
पूरी जमा पूंजी, गहने, पैसे, सब कुछ तो हमने विराज को बचाने में झोंक दिया, मगर वो हमें अकेला छोड़ गया। उसी पल काले पोश पहने हुए एक शख्स उनके घर आकर कहता है, मिसेज विराज सिंह प्रेरणा? जी कहिए। मैं कोर्ट की ओर से आया हूँ। आपके पति की आकस्मिक मृत्यु के बाद उनका पद और ये घर अब किसी और के भागीदारी में जाएगा। आपको फौरन इस घर से निकलना पड़ेगा। वकील साहब, इतना तो सोचिए कि हम बेसहारा औरतें जाएंगी कहाँ? देखिए, कोर्ट को उससे कोई वास्ता नहीं। रहने दीजिए माँ जी, आज के जमाने में कानूनी दलाल जगह जगह मिलेंगे। वो दोनों कपड़े की गठरी लिए समंदर किनारे आ जाते हैं, जहाँ कतार में खड़े सैकड़ों नारियल के पेड़ लहलहा रहे थे। प्रेरणा उन्हें गौर से निहार रही थी। माँ जी, आपने कभी नारियल के पेड़ पर चढ़ाई की है क्या? बहू, यहाँ भूखे प्यासे बैठे हैं, न पेट में एक दाना है, न सर पर छत, और तुझे काम की बात न सूझकर नारियल की चढ़ाई जैसी बातें करके दिन गंवाने का शौक चढ़ा है। माँ जी, अगर हम सास बहू चाहे तो इन नारियल को अपनी कमाई का स्रोत बना सकते हैं। हम गांव के रहने वाले हैं, जो पेड़ की चढ़ाई बखूबी जानते हैं। आज रात इन सभी नारियल को तोड़कर हम इससे पूंजी जोड़ सकते हैं। आधी शाम होते ही पर्यटक का आना जाना खत्म हो जाता है और समंदर भी शांत हो जाता है। प्रेरणा चौकन्ना होकर पेड़ पर चढ़कर उन सभी नारियल को तोड़ लेती है। कल ये नारियल पानी हमारे सफर को तय करेगा। पंछियों के चहचहाट के साथ सवेरे पर्यटकों की तामझाम शुरू होती है। सास बहू एक नारियल के पेड़ की छांव में बैठकर नारियल पानी बेचने लगते हैं। ताजा मीठा नारियल पानी ले लो, नारियल पानी पियो और बीमारियों को दूर भगाओ। अरे ओ नारियल पानी वाली, जरा जल्दी से 2 नारियल पानी देना। ये लो मीम साहब, सास बहू स्पेशल नारियल पानी। कितना हुआ? 50 रुपए मीम साहब। समंदर की लहरों का मजा लूट रहे पर्यटक थके मंदे उन सास बहू के पास आकर नारियल पानी खरीदकर प्यास बुझाते हैं। बढ़ते दिन के साथ उनकी कमाई दोगुनी हो जाती है। अब वो एक भाड़े का घर खरीद कर वहाँ गुजर बसर करते हैं। माँ जी, अब हमारे पास इतना दाम तो जुड़ चुका है कि हम एक ठेला खरीदकर आसान तरह से नारियल पानी बेच सकते हैं। मगर बहू, समंदर किनारे हमारे नारियल पानी की बिक्री चल पड़ी है। प्रतिदिन कितने ही पर्यटक हमसे नारियल पानी खरीदते हैं। क्यों ना हम में से एक जना समंदर किनारे पर्यटकों से नारियल पानी बेचने का व्यापार करे और एक ठेले पर नारियल पानी की फेरी करे, तो कमाई हमारी दुगनी होगी। सास बहू 2 भागों में बंटकर नारियल पानी बेचना शुरू करती है। जहाँ रमैया भोर की पहली किरण को समंदर तट पर नारियल पानी बेचती, तो वहीं प्रेरणा रिहायशी इलाके में नारियल पानी बेचने लगी थी। सास बहू के नारियल पानी ले लो, ताजा मीठा लबालब नारियल पानी ले लो, सस्ता नारियल पानी ले लो। अरे ओ नारियल पानी वाली, जरा ठहरो तो, नारियल पानी पिला देना, और हाँ, मलाई वाला नारियल पानी देना। जी जरूर, ये लीजिए, 50 रुपए जोड़ा। सुनो, कल से हर दिन मेरे घर 2 नारियल पानी दे जाना। सास बहू की कड़ी मेहनत उन्हें सफलता की सीढ़ियों पर पहुंचाती है। नारियल पानी की कमाई से उन्होंने एक आलीशान घर खरीदा और बचे हुए पैसे से समंदर किनारे नारियल पानी की बड़ी दुकान खोल ली। माँ जी, अब से हम सास बहू नारियल पानी का दाम घटाकर उन्हें बेचेंगे। उससे ठेले वालों को मंडी की भीड़ का सामना नहीं करना पड़ेगा। हाँ, और उनका जो समय बचेगा उसे उनकी कमाई पर अच्छा असर होगा। आप दोनों सास बहू की कभी ना हारने वाली बुलंद सोच ने ही आपके नारियल पानी के छोटे से व्यापार को बुलंदी के मजबूत शिखर जितनी सफलता दी है। वो रिपोर्टर उनकी इस सफलता की खबर को अखबारों की सुर्खियों में दर्ज कराता है, जिसे सास बहू का नारियल पानी की दुकान और ज्यादा पहचानी जाने लगी थी। माँ जी, यकीन करना मुश्किल है ना कि कल तक जिस सास बहू को गली के लोग नहीं जानते थे, आज उन्हें सारा शहर जानता है। इस सफलता के पीछे हम सास बहू की एकता जो छुपी है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता। अगर करने वाले की लगन सच्ची हो तो सफलता खुद ही उनके कदम चूमती है। जो नारियल पानी बेचने वाली सास बहू की सफलता की ये कहानी साफ तौर से दर्शाती है।